बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फैक्टर प्राइसिंग मेथड है नेशनल इनकम की मेजरमेंट का। फैक्टर्स मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इकोनॉमिक्स के अंदर 4 आमलीन पैदाइश होते हैं। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब लैंड एंड लेबर दोनों के लिए एल सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को एक ही जगह पर स्टडी कर रहे हैं तो इसमें लेबर को एन से जाहिर किया जाता है और लैंड यानी ज़मीन को जो है वो एल से जाहिर किया जाता है। हर आमलीन पैदाइश का कोई ना कोई मुआवजा होता है। तो लेबर जो है इसका मुआवजा है वेजेस। वेजेस मतलब उजरतें। इसी तरह लैंड है, लैंड का जो रिवॉर्ड है ये है रेंट, किराया। कैपिटल का रिवॉर्ड है शरह सूद, जिसको इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। तंजीम का जो मुनाफा है ये आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अगर एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर, जो एक स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया जाता है, एक साल के अंदर इन चारों आमलीन पैदाइश के मुआवजों को जब जमा कर लिया जाता है तो हमारे पास GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम इनको इंडिविजुअली एक एक करके स्टडी करेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती। सबसे पहले हम देखेंगे वेजेस को, उजरतों को। अब वेजेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? सबसे पहले जितनी भी सैलरीज, तनख्वाहें जो आप एक साल के अंदर, जितनी भी टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो एक साल के अंदर होंगी, एक साल के अंदर का GNP होगा। सो वेजेस का मतलब है कि एक साल के अंदर जितनी भी सैलरीज हैं, जो सैलरीड पर्सन है उनकी, इसके अलावा जितनी भी उजरतें हैं, चाहे वो फिजिकल काम के अगेंस्ट मिल रही हैं आपको या आपके मेंटल काम के अगेंस्ट आपको मिल रही हैं। यानी अगर आप कोई डॉक्टर हैं, टीचर हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, अगर आप मजदूर तबका है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो एक साल के अंदर जितनी भी तनख्वाहें या उजरतें लोगों को मिलती हैं वो सारी इसके अंदर शामिल होंगी। इसके अलावा जो डिफरेंट फर्म्स की तरफ से आपके अच्छी एफिशिएंट काम की वजह से, आपकी एफिशिएंसी की वजह से जो आपको बोनसेस मिलते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा जो आपकी गुड्स की फॉर्म में, अशिया की फॉर्म में पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर आप ये अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे जो हार्वेस्टिंग, जब फसलों की कटाई हो रही होती है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर बहुत से लोग सिर्फ वहाँ पर इसलिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने गुड्स की फॉर्म में, अशिया की फॉर्म में मुआवजा लेना होता है। जैसे अगर गंदम की कटाई के टाइम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो गंदम को एज अ रिवॉर्ड जो है वो वसूल करते हैं। तो कोई भी ऐसी पेमेंट जो गुड्स की फॉर्म में आपको मिल रही होती है वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होगी, वो वेजेस के अंदर इंक्लूड होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जो कोई आपके पास प्राइज आपको मिलता है, जैसे अक्सर स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं। खैर स्कॉलरशिप्स तो वेजेस में नहीं आएंगी बिकॉज स्कॉलरशिप्स है ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन अगर आपको कोई कैश के अगेंस्ट कोई प्राइस दिया जाता है, आपके काम को अच्छा समझते हुए आपको कोई प्राइस दिया जाता है तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। इसके अलावा जो लेबर यूनियन, जो आपकी सोशल वेलफेयर होती है, सोशल वेलफेयर, जैसे लेबर यूनियंस हैं, वो आपकी मेंबरशिप का, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, मोस्ट सिंपली जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, अगर वो कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो वहाँ पर रहने की कुछ वेलफेयर चार्जेस जो है वो काटे जाते हैं, जो आपकी पे से जा रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर आपकी इनकम में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं वो सारी की सारी वेजेस के अंदर शामिल होंगी। याद रखें, वी आर स्टडिंग दैट हाउ वी कैन मेजर GNP, नॉट GDP और नॉट नेट नेशनल इनकम। हम स्टडी कर रहे हैं कि GNP को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ना कि हम ये स्टडी कर रहे हैं कि हमने नेट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, या हमने ग्रॉस जो खाम मुल्की पैदावार है वो किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सारी चीज़ें शामिल होंगी।
बाकी जितनी भी नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इससे फर्दर डिराइव होते हैं। सबसे पहले हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड से जीएनपी कैलकुलेट करने में वेजेस में जो चीज़ें शामिल होंगी वो ये सब हैं, यानी सैलरीज, वेजेस अगेन फिजिकल एंड मेंटल वर्क, बोनसेस, गुड्स, रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ गुड्स यानी अशिया की शक्ल में जो भी आपको उजरत मिलती है, कैश प्राइसेस या सोशल वेलफेयर के लिए जो डिडक्शंस होती हैं वो सारी की सारी आपकी वेजेस में शामिल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंट, किराया, लैंड, जमीन, जमीन का जो रिवॉर्ड है वो है रेंट। अब रेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? बज़ाहिर हम कहते हैं जी जमीन का जो किराया है उसको रेंट कहा जाता है। अब जमीन में याद रखें कि जो आपके एसेट्स हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक आपके पास नॉमिनल एसेट्स होते हैं, एक आपके पास रियल एसेट्स होते हैं। अब जितने भी आपके पास रियल एसेट्स हैं, जो हकीकी फॉर्म में आपके पास एसेट्स मौजूद हैं, उनका जो रिवॉर्ड है वो रेंट में शामिल होगा। नॉमिनल एसेट्स का रिवॉर्ड रेंट में शामिल नहीं होगा। नॉमिनल एसेट्स का रिवॉर्ड जो है वो शामिल होता है कैपिटल में, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली नॉमिनल एसेट्स का जो रिवॉर्ड होता है वो शरह सूद की फॉर्म में होता है, तो ये शरह सूद में शामिल होगा, कैपिटल के रिवॉर्ड में शामिल होगा। यहाँ रेंट में आपके पास आ जाते हैं रियल एसेट्स। अब रियल एसेट्स हैं कौन कौन से? जो इमूवेबल एसेट्स हैं आपके, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका घर, इसी तरह से आपके फॉर्म्स, इसी तरह आप जो है शॉप्स हैं आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके रेंट के अंदर शामिल होगी। जो भी चीज़ आपको, जो भी पैसा, जो भी रिवॉर्ड आपको यहाँ से हासिल होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास दो घर हैं, एक घर आपने किराए पे दिया हुआ है तो उसका जो पैसा आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रेंट। आपके पास ज़मीन है, आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, ठेके पे दिया हुआ है, तो ये भी आपके पास रेंट की कैटेगरी में आएंगे पैसे। इसी तरह शॉप्स हैं आपने, वो आपने रेंट आउट की हुई हैं, तो ये भी आपके पास रेंट में ऐड होंगी। तो एक साल के अंदर अंदर जितनी भी जो रिवॉर्ड आपको लैंड से हासिल होते हैं, दीज आर कॉल्ड रेंट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ जीएनपी, और ये जीएनपी में शामिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा जब हम रियल एसेट्स की बात कर रहे होते हैं तो रियल एसेट्स में एक चीज होती है रॉयल्टी। आपको आपने सुना होगा कि विद इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर जो ऑयल एंड गैस डिस्कवर हुई है, अब वहां पर ये उस जमीन की रॉयल्टी है। या अगर आप इसको ये सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लें कि आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म में आप, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इसको रेंट आउट कर दिया, ठीक है, आपने इसको किसी बंदे को रेंट पे दे दिया कि वो यहाँ पर अपना काम कर सकता है, तो एक चीज आपके पास आ गई यहाँ पर सिंपल रेंट। अगर इस फॉर्म के अंदर, इस जमीन में कोई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर होता है, जो हमारे कुदरती जराए होते हैं, लाइक अगर आप इसकी डिगिंग हुई, इसको खोदा गया और इसमें से ऑयल निकल आया, तो अब एक तो आपको यहाँ से रेंट मिलेगा, दूसरा आपको ऑयल की डिगिंग से भी प्रॉफिट हासिल होगा और वो आपकी रॉयल्टी कहलाएगी। सो आई होप यू मे अंडरस्टैंड कि रॉयल्टी और रेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन दोनों, एक साल के अंदर जितना भी आपके पास रेंट इकट्ठा होता है और रॉयल्टी भी उसी रेंट के अंदर शामिल होती है, और ये रेंट जो है एक साल में जितना भी कलेक्ट होगा ये सारे का सारा जाएगा जीएनपी के अंदर। थर्ड हमारे पास आ जाता है कैपिटल, सरमाया। सरमाया का रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट रेट, शरह सूद। अब शरह सूद क्या है कि एक साल के अंदर जितने भी लोग या फर्म्स जितना भी शरह सूद कमाती हैं वो सारे का सारा आपका जीएनपी के अंदर शामिल हो जाएगा। अब जो इंटरेस्ट जो है, आपकी जो सिक्योरिटीज हैं जिसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट रेट कमाते हैं, ये दो तरह की हैं। एक आपके पास डोमेस्टिक
सिक्योरिटीज़ हैं जो हुकूमत सेल करती है या मुल्क के अंदर जो फर्म्स हैं वो सेल करती हैं। दूसरी आपके पास है फॉरेन सिक्योरिटीज़, जो फॉरेन कंपनीज जो हैं वो सिक्योरिटीज़ अपनी सेल करती हैं। अब बिकॉज वी आर मेजरिंग जीएनपी, इसलिए फॉरेन सिक्योरिटीज़ और डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ चाहे वो लोगों के पास हैं चाहे वो फर्म्स के पास हैं, उन तमाम का मजमुआ जो है वो इंटरेस्ट रेट में शामिल होगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो जीएनपी में शामिल होगा। जो हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है, इसका जो लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। तंजीम का जो रिवॉर्ड है दैट इज प्रॉफिट, मुनाफा। अब किसी भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से कारोबार करती हैं और मुनाफा कमाती हैं। अब इसमें बिजनेस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि जिसमें आपके पास वन ऑनर होता है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे यूनिट का नाम है, चाहे वो एक सिंगल पर्सन है या चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक ऐसा यूनिट जो बाकी तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और कोई ना कोई चीज़ जो है, जो प्रोडक्ट है, उसको प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में सेल करने के बाद प्रॉफिट अर्न करता है। वेल, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ऑनर होता है, ठीक है। इसी तरह आप कोई कंपनी ले लें। कंपनी क्या है जनाब? एक ऐसी बिजनेस जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिलकर कारोबार कर रहे होते हैं और अपने अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह मुल्क के अंदर कॉरपोरेट्स पाए जाते हैं। कॉरपोरेट्स एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें एक ऐसी कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ लोग काम तो कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उनको ऑथोराइज कर देती है कि वो सब एक ही एंटिटी, सिंगल एंटिटी के तौर पर काम करती है, यानी वो अलग अलग काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट की मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक यू हैव माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने इंट्रोड्यूस कराया। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके पास MS वर्ड है, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एंड सो ऑन। ये आपके डिफरेंट इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? इस सॉफ्टवेयर के अंडर काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ कॉरपोरेट। इसी तरह गूगल, आप सब लोग माशाल्लाह गूगल यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। इसमें क्या है कि ये आपके पास एक सर्च इंजन है, जितनी भी आपने सर्च करनी है वो सारी गूगल के अंदर पाई जाती है। डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो गूगल के अंदर काम कर रहे हैं। सो गूगल इज़ ऑल्सो अ कॉरपोरेट। इसी तरह डोमिनोज पिज़्ज़ा। अब डोमिनोज जो है इट्स 8300 ब्रांचेस इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस वक्त फंक्शनल है। सो दिस इज अ कॉरपोरेट। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कॉरपोरेट कि जिसमें हुकूमत जो है वो ऑथोराइज कर देती है तमाम फर्म्स को या तमाम जो यूनिट्स है छोटे छोटे कि वो मिलकर एक एंटिटी के तौर पर या एक ही पर्पस के तहत काम कर रहे होते हैं। वेल, ये तो थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब एक साल के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी दैट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम के अंदर शामिल होगा। सो फाइनली वी आर ऑन द कंक्लूजन कि एक साल के अंदर जीएनपी अगर आप फैक्टर प्राइसिंग मेथड से कैलकुलेट करें तो एक साल के अंदर जितनी भी वेजेस, चाहे वो सैलरीज हैं, चाहे वो प्राइजेस हैं, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हैं, वो सारी प्लस रेंट, किराया। अब रेंट में रॉयल्टी ऐड होगी।
एक साल के अंदर जितनी वेजेस हैं, जितनी रॉयल्टी है और रेंट है, इसके अलावा एक साल के अंदर जितना इंटरेस्ट यानी शरह सूद जो है वो अर्न किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो फॉरेन है, ठीक है, वो शामिल है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। सो सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन चारों का जो मजमुआ है दैट इज जीएनपी। आई रिपीट कि हम जीएनपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम किसी किस्म की जो डिडक्शन है वो नहीं करेंगे, यानी ना ही हम इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, ना ही हम इसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस करेंगे, और ना ही हम फॉरेन इनकम को इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से कोई भी जो सब्ट्रैक्शन है वो नहीं होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जीएनपी के अंदर प्लस हो जाएंगी। हाँ, अगर इसे हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स फाइंड करते हैं तो हम इसमें से चीज़ों को माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।